हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत कई वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाए हैं। फिर आज जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के समकालीन ही एक और साम्राज्य था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। और इस बहमनी साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे आज। आप यहाँ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो नीचे वाला दक्षिण भारत का जो छोर है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का शासन चलता था। और जस्ट इसी के ऊपर जो यहाँ पे आप यहाँ से रंगीन भाग देख रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र था मध्य भारत का, यहाँ पे बहमनी साम्राज्य चला करता था। तो इसी बहमनी साम्राज्य के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। और इस बहमनी साम्राज्य का जो सबसे बड़ा विरोधी था वह था विजयनगर साम्राज्य। आपको पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था, लेकिन ये जो बहमनी साम्राज्य है इसका स्थापना 1347 में होगा। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था यह पहला हिंदू साम्राज्य था मध्यकालीन भारत में, लेकिन ये जो बहमनी साम्राज्य है यह मुस्लिम साम्राज्य था। मुसलमानों द्वारा यह स्थापित किया गया था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही दोनों जो साम्राज्य हैं इनका उत्पत्ति हुआ था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही यहाँ दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। और इन विद्रोह के फलस्वरूप इन दोनों साम्राज्य का उत्पत्ति होता है। दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य और मध्य भारत में एक बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य पहले पढ़ चुके हैं और आज हम लोग को पढ़ना है बहमनी साम्राज्य। तो आइए बहमनी साम्राज्य के बारे में जानते हैं। इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसलिए इस साम्राज्य का नाम भी पड़ता है बहमनी साम्राज्य, क्योंकि संस्थापक का ही नाम में मिलता है बहमन। इसका एक और नाम था हसन गंगू, इसका उर्फ में एक और नाम था हसन गंगू। इसी के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और जिस प्रकार आप विजयनगर साम्राज्य में पढ़े कि 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश, और चारों वंश में शासक आए और वहां पे शासन किए, उसी प्रकार से यहाँ भी आएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही वंश है, बहमन वंश। और यहाँ पे फिर पढ़ना है हम लोग को 18 शासक के बारे में। यहाँ पे बहमन शाह के बाद फिर यहाँ पे 17 शासक और हुए। इन 17 शासक के बारे में तो पूरा नहीं जानना है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे 18 शासक के नाम लिख दिए हैं। बहमन शाह के बाद जो 17 है उन 17 के नाम भी यहाँ पे लिख दिया गया है। पहले शासक का नाम जो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह, 1347 से लेके 1358 तक रहेंगे। दूसरे नंबर के हैं मोहम्मद शाह प्रथम, तीसरे हैं मुजाहिद शाह, चौथे दाऊद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन शाह, शमसुद्दीन शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इनमें जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर पे अहमद शाह वली, अलाउद्दीन अहमद शाह, हुमायूं जालिम शाह। सिर्फ इसका नाम कहीं कहीं आपको परीक्षा में फंसाने के लिए हुमायूं भी मिलेगा, लेकिन आपको तो याद रहेगा कि हुमायूं था मुगल सल्तनत में, और इससे जो संबंधित क्वेश्चन रहेगा वो आप मार दीजिएगा वो मुगल शासन में। तो यहाँ हुमायूं भी है, लेकिन इसका पूरा नाम हुमायूं जालिम शाह था। हुमायूं जालिम शाह इसलिए क्योंकि यह क्रूर शासक था, जालिम था, एकदम अपने जनता पे क्रूरता करते रहता था, इसलिए इसका नाम था हुमायूं जालिम शाह। अगला बनेगा निजाम शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, मोहम्मद शाह द्वितीय, महमूद शाह द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय, फिर बनेगा अलाउद्दीन शाह द्वितीय, वलीउल्लाह और फिर कलीमुल्लाह। और यह कलीमुल्लाह के टाइम पे फिर बहमनी साम्राज्य जो है 5 छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है, और वह 5 छोटे छोटे राज्यों को फिर मुगल शासन अपने में मिला लेता है, और फिर बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बहमन शाह के बारे में। अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण किया था। इसका जो बचपन का नाम था वह अभी आपको बताए कि इसके बचपन का नाम जफर खां या हसन गंगू था, लेकिन जैसे ही यह शासक बना, जैसे ही यह सत्ता पे बैठा, वैसे ही अपना नाम बदल लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और बहमन के नाम पे बहमनी साम्राज्य का स्थापना कर दिया। और यह पहला शासक था जो 1347 से 1358 तक रहा। अलाउद्दीन बहमनी शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन ये जो राजधानी बनाया बहमनी साम्राज्य में एक शहर है गुलबर्गा। गुलबर्गा को इसने पहला राजधानी बनाया, लेकिन गुलबर्गा का नाम परिवर्तन भी कर दिया, और गुलबर्गा का नाम परिवर्तन करके उसका नाम रख दिया एहसानाबाद। तो एक सवाल आपको पूछा जाएगा कि गुलबर्गा का नाम परिवर्तित करके अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या नाम रखा था, तो एहसानाबाद रखा था। अलाउद्दीन बहमन शाह को भारत का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है,
जिसने दक्षिण भारत में गैर मुसलमानों पर जजिया नहीं लगाया था। आपको कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि जजिया होता क्या है। तो जजिया गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक टैक्स होता है, कर होता है। जो मुसलमान नहीं होते हैं वो शासकों द्वारा लगाया गया टैक्स होता है। मुसलमान से नहीं लिया जाता, मुसलमान से ज़कात लिया जाता है। अब ज़कात ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता है, जैसे हम लोग दान करते हैं उसी प्रकार से मुस्लिम लोग ज़कात करते हैं। लेकिन ये जो जजिया है यह ज़बरदस्ती लिया जाता था, यानी जैसे अभी जीएसटी है, आप दीजिए या ना दीजिए आपको सामान पे जीएसटी जोड़ दिया गया है, यानी कि आपसे समझिए एक प्रकार से ज़बरदस्ती नहीं लिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से उस समय जजिया होता था, लेकिन सभी लोगों से नहीं, सिर्फ गैर मुसलमानों से जो मुस्लिम नहीं थे। तो उसी प्रकार से यहाँ जो अलाउद्दीन बहमन शाह है दक्षिण भारत के शासक है, मध्य भारत दक्षिण भारत दोनों में शासन कर रहा था। लेकिन ये दक्षिण भारत के लोगों पे पहला ऐसा शासक हुआ मध्यकालीन भारत में जो जजिया नहीं लगाया था। तो ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद जो काम किया वह इसका काम था कि अलाउद्दीन बहमन शाह को धार्मिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष के मतलब आप समझते होंगे, जो किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता हो, किसी भी धर्म का पक्षधर नहीं हो, यानी कि यह सभी धर्म को साथ लेकर चलता था। या किसी भी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता था, किसी भी धर्म को ज़्यादा दबाता नहीं था। अभी आप देख चुके हैं कि यह किसी भी गैर मुसलमानों पर जजिया नहीं लगाया था, यानी सबको समान भाव से देखता था। और इसका न्याय प्रिय शासक भी कहा जाता है इसको, यानी कि न्याय देता था अपनी जनता को, जबरदस्ती कोई भी चीज़ यह नहीं डालता था अपने जनता पे। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने अपने राज्य को, बहमनी राज्य को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग तो गुलबर्गा जो उसका राजधानी था, गुलबर्गा का नाम क्या बदला था तो हसानाबाद। दूसरा दौलताबाद, बरार और बीदर। इन 4 राज्यों में अपने साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को बांटा था ताकि हमारा जो साम्राज्य है उसमें शासन करने में आसानी हो। जिस प्रकार से अभी हर एक देश में राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं छोटे छोटे। बड़े देश है तो उसमें बहुत ज़्यादा राज्य होगा, छोटा देश है तो छोटा राज्य होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो एक भी राज्य नहीं होगा। उसी प्रकार से पहले बहमनी साम्राज्य था, शासन अच्छे प्रकार से चले, इसलिए वहाँ पे बहमन शाह ने 4 राज्यों में अपने बहमनी राज्य को बांटा था। और 4 राज्य कौन कौन है तो पहला गुलबर्गा, दूसरा है दौलताबाद, बरार और बीदर। इन 4 राज्यों में बटा था। लेकिन 1358 में इसका मृत्यु हो जाता है। और 1358 के बाद फिर कौन शासक बने तो मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह को अलाउद्दीन बहमन शाह का पुत्र माना जाता है। ऐसा बुक में मिलता है कि संभवतः यह उसका पुत्र ही था, पूरा कंफर्म नहीं मिलता है। मुहम्मद शाह के शासनकाल में बुका प्रथम के विरुद्ध युद्ध हुआ था। आपको अभी हम डायग्राम यहाँ पे दिखाएं, मानचित्र दिखाएं, और अभी आपको बताएं कि जो बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था उसका दोनों में बनता नहीं था, दोनों में लड़ाई होते रहता था हमेशा। और लड़ाई का एक कारण था रायचूर का दोआब। रायचूर दोआब अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहता है कृष्णा नदी और यहाँ से जाती है तुंगभद्रा नदी। तो ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो क्षेत्र है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को ही दोआब कहा जाता है। और यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है रायचूर। अभी भी वर्तमान समय में है, उसका रायचूर अभी जिला है। तो रायचूर जो यहाँ पे दोआब है, यहाँ पे बहुत सारे खान मौजूद थे। और खान के अलावा दोआब बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बहुत अच्छा फसल होता था। इसलिए यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का पहले यहाँ पे शासन कायम था। लेकिन बहमनी साम्राज्य चाहता था कि ये जो रायचूर दोआब है हमारे क्षेत्र में आ जाए ताकि हमें अच्छा इनकम हो। इसलिए बुका प्रथम के विरुद्ध में इन्होंने आक्रमण कर दिया मुहम्मद शाह ने। अब मुहम्मद शाह ने आक्रमण कर दिया किसके लिए तो रायचूर दोआब के लिए, रायचूर दोआब को हड़पने के लिए। किसने किया तो मुहम्मद शाह ने किया। अब रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मुहम्मद शाह के शासनकाल में बुका प्रथम के विरोध में युद्ध हुआ और इसी युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। अगर आपको बारूद के संबंधित 2 आपको सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में पहला बार बारूद का प्रयोग कब किया गया था तो 1526 ईस्वी के पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर किया था। तोप का गोला ऐसा मारा था और तोप में तो बारूद होगा करता है, तो उसमें किया गया था। लेकिन अगर दक्षिण भारत में उससे भी पहले 1526 से भी पहले बुका प्रथम से जब मुहम्मद शाह का लड़ाई हुआ था तब उस समय बारूद का छोटे तौर पे ही आंशिक रूप से उसका प्रयोग किया गया था बारूद का। लेकिन बारूद का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण भारत में
और वो भी बुक्का प्रथम के विरोध में किया गया था, रायचूर द्वाब को हड़पने के लिए। और ये जीत भी जाता है मोहम्मद शाह, और रायचूर द्वाब को हड़प भी लेता है, अपने कब्जा में भी ले लेता है। और मोहम्मद शाह के बाद मुजाहिद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय और गियासुद्दीन शाह शासक हुए। परंतु इनके शासनकाल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, महत्वपूर्ण काम जो हम लोग को पढ़ना है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ, इसलिए इनको हम छोड़ देंगे और अगले शासक पढ़ेंगे। तो अगले शासक हुए ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में सुनिए। इसने ब्राह्मणों को अपने राज्य के सबसे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो एक मुस्लिम समुदाय का है, फिर भी यह ब्राह्मणों को, जो हिंदू समुदाय के हैं, उनको अपने शासन में बहुत ही ऊंचे पदों पर भी बैठाया था, जैसे वजीर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन पदों पर बैठाया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह को भारत का पहला शासक माना जाता है, जिसे तैमूर लंग ने अपना पुत्र कहकर बुलाया था। आपको पिछले वीडियो में तैमूर लंग का आक्रमण पढ़ाए हैं, जो तुर्क आक्रमणकारी था। तैमूर लंग, जिसका एक तैमूर नाम है, एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको तैमूर लंग कहा जाता है। इसके बारे में विशेष आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सब देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो भी अच्छा समझ में आने वाला है। तो तैमूर लंग का अपना पुत्र किसको कहा था? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह को कहा था। यह कवि भी था और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। कई भाषाओं में जैसे कौन कौन? जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया। इन सभी भाषाओं का ताजुद्दीन फिरोज शाह ज्ञाता भी था। और इसने एक और काम किया था। भीमा नदी के किनारे, बहमनी साम्राज्य में एक नदी बहती थी, भीमा नदी, उसी नदी के किनारे एक शहर बसाया था जिसका नाम रखा था फिरोजाबाद। फिरोज शाह जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे तो उसमें भी आपको फिरोज शाह मिला होगा एक, और उसने भी फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी यमुना नदी के किनारे। और इसने कौन सा नदी के किनारे? तो भीमा नदी के किनारे। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। यह खगोलकी को बहुत चाहता था, खगोलकी को विकास करना चाहता था, यानी एस्ट्रोनॉमी को, ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष के बारे में यह बहुत जानना चाहता था। इसलिए इसने दौलताबाद के नजदीक एक वेधशाला बनवाया था। दौलताबाद के नजदीक महाराष्ट्र में एक वेधशाला बनवाया था ताजुद्दीन फिरोज शाह। और उसके बाद जो शासक बनते हैं वे है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से परिवर्तित कर दिया। अभी तक जितने शासक रहे सबका राजधानी गुलबर्गा ही रहा, अर्थात अहसानाबाद रहा। लेकिन पहला शासक हुआ शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसने गुलबर्गा से अर्थात अहसानाबाद से अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया। और राजधानी परिवर्तन कर दिया तो कहां कर दिया? तो अपना राजधानी कर दिया बीदर में। कहां कर दिया? बीदर में। और इसने बीदर का भी नया नाम बदल दिया। जिस प्रकार से हसन बहमन शाह गुलबर्गा राजधानी बनाया और उसका नाम बदल के अहसानाबाद रख दिया, उसी प्रकार से शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम गुलबर्गा से बीदर राजधानी कर दिया और बीदर का भी नाम बदल दिया और नाम बदल के उसको मुहम्मदाबाद कर दिया। क्या नाम कर दिया? मुहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अहमद को अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही नेक स्वभाव का था, इसलिए इसे संत या वली भी कहा जाता है। इसका शासन धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। बहमनी साम्राज्य में बहुत क्रूर शासक नहीं हुए जिस प्रकार से मुगल और दिल्ली सल्तनत में हुए थे। ये सब धर्म और न्याय के लिए जाने जाते थे। शिहाबुद्दीन अहमद के शासनकाल में दक्षिण के प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज ने उर्दू की पहली पुस्तक, गेसु दराज ये दक्षिण भारत के सूफी संत थे। आपको अगले वीडियो में सूफी संत के बारे में पढ़ाया जाएगा, सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाया जाएगा। तो सूफी आंदोलन जब भारत में चला था तो दक्षिण भारत में गेसु दराज ने सूफी आंदोलन का बहुत प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने ही सबसे पहली पुस्तक उर्दू का रचना किया था। सबसे पहला पुस्तक उर्दू का कौन है? तो मिरातुल आस्की है। इसी का रचना किया था, किसने किया था? गेसु दराज ने किया था। अब किसके शासनकाल में किया था? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के शासनकाल में किया था, बहमनी साम्राज्य में। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने खुरासानी कवि अजारी और इसफ रईक से बहमन नामा की रचना करवाई थी। और इस बहमन नामा में जितने भी बहमनी शासक हुए उन सभी का इतिहास मिलता है। जिस प्रकार से आप अकबर नामा, बाबर नामा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यह है बहमन नामा। और बहमन नामा दो व्यक्ति मिलके इसको लिखे थे, खुरासानी कवि अजारी और इसफ रईक।
ये दोनों मिलके बहमननामा की रचना किए थे। और रचना किसने करवाया था? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने करवाया था। अच्छा, इस बहमन शाह में है क्या? तो अभी आपको बताए कि जिसमें बहमनी वंश का इतिहास मिलता है, पूरे बहमनी वंश का। अब इसके बाद जो बने वे बने मोहम्मद तृतीय, और यह मोहम्मद तृतीय मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठे। अब 9 वर्ष की आयु की गद्दी पे बैठे तो इनके लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो मतलब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, और उसका नाम था महमूद गवा। क्या नाम था? महमूद गवा। और इसी के शासनकाल में रूसी यात्री भी आया था, और उस रूसी यात्री का नाम था निकितन। क्या नाम था? निकितन। बहमनी राज्य की यात्रा की थी। इसी के शासनकाल में महमूद गवा को प्रधानमंत्री, या इसी को वजीर कहा जाता था। प्रधानमंत्री पहले नहीं कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। तो वजीर के पद पे महमूद गवा को किसके शासनकाल में लाया गया? तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में लाया गया। और ये जो मोहम्मद तृतीय है 1463 में बना और 1482 तक शासक रहा। अब महमूद गवा के बारे में थोड़ा सा जान लें। महमूद गवा को बहमनी साम्राज्य का सबसे एकदम प्रतिभाशाली एकदम प्रधानमंत्री माना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री था। 1471 ईस्वी में अपने योग्यता का प्रदर्शन करते हुए इसने गोवा पे अधिकार कर लिया था, क्योंकि गोवा पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और इस गोवा पे महमूद गवा ने 1471 ईस्वी में आक्रमण करके गोवा को हथिया लिया था, क्योंकि गोवा उस समय वैसा बंदरगाह था, जिस समय भारत में वैसा मतलब कि कहीं भी बंदरगाह नहीं था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, क्योंकि जितने भी अरब यात्री होते थे सब गोवा बंदरगाह पर ही आते थे और वहीं से अपना व्यापार करते थे। इसलिए व्यापार के माध्यम से गोवा बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए विजयनगर साम्राज्य से गोवा छीनने का काम किया था महमूद गवा। और कब छीना था? तो 1471 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में। महमूद गवा कुछ और काम किया है, इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। इसने बीदर में एक महाविद्यालय अर्थात मदरसा, जो जानते हैं मदरसा यानी कि मुसलमानों का जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, महाविद्यालय कॉलेज का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तो बीदर में करवाया था। अभी आप इसका सिर्फ खंडहर आपको मिलेगा। ये है उसका महाविद्यालय का खंडहर, जिसे महमूद गवा ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? तो बीदर में है। कुछ और काम किया है, इसने 2 ग्रंथ का रचना किया है। बहुत विद्वान आदमी था। सेजत उल इंसा और दीवाने अख्त, इन 2 ग्रंथों की रचना की है महमूद गवा ने। महमूद गवा कौन था? तो मोहम्मद तृतीय का वजीर था, प्रधानमंत्री था। इसने कौन कौन ग्रंथ की रचना की? तो सेजत उल इंसा और दीवाने अख्त। इसको इस्लामी ग्रंथों, फारसी भाषा और गणित का बहुत अच्छा ज्ञान था, यानी एक प्रकार से एक दार्शनिक व्यक्ति था। इसका मकबरा बीदर में ही है। बीदर में ही मर गया बेचारा, बीदर में ही राजधानी था, वहीं में रहता था, बीदर में ही मर गया। इसलिए इसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ था। जो मोहम्मद तृतीय है उसी ने इसे मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे। जब इतना अच्छा काम कर रहा था तो इसके बहुत सारे दुश्मन बन गए और मोहम्मद तृतीय को उकसाने लगे। और जब मोहम्मद तृतीय को उकसाने लगे कि ये जो वजीर है आगे आपको कोई नाम नहीं लेगा, सब इसी को अपना फिर शासक घोषित कर लेंगे, ऐसा कीजिए कि आप इसे मरवा दीजिए। तो मोहम्मद तृतीय मृत्यु दंड का घोषणा दे देता है, और महमूद गवा नेचुरल डेथ से नहीं बल्कि मृत्यु दंड से मारा जाता है 1482 ईस्वी में। कब मारा जाता है? तो 1482 ईस्वी में। और जैसे ही 1482 ईस्वी में मारा जाता है तो उसके साथ साथ मोहम्मद तृतीय का भी शासन समाप्त होता है। महमूद गवा के बदौलत ही उसका शासन चल रहा था, क्योंकि मोहम्मद तृतीय बच्चा था और 10-15 साल के बच्चा कोई शासन नहीं संभाल सकता है। इसलिए इसको मोहम्मद तृतीय को हटाकर अगला शासक बनता है, और अगले शासक का नाम है कलीमुल्ला। क्या नाम है? कलीमुल्ला। इसके बीच में भी आए लेकिन महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। आपको पहले 18 शासक के नाम बता दिए हैं कि इसके बीच में कौन कौन आए, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है कलीमुल्लाह के बारे में, जो 1518 ईस्वी में शासक बने और फिर 1527 ईस्वी में इनका शासन समाप्त हो गया। अब कलीमुल्लाह ही इस वंश के सबसे अंतिम राजा थे, अंतिम शासक थे। ऐसा क्यों? तो कलीमुल्लाह अपने अयोग्यता का प्रदर्शन करते हुए ये अयोग्य शासक थे। इनके टाइम पे ये जो पूरा आप बहमनी साम्राज्य देख रहे हैं, पूरा जो इसका क्षेत्र था 5 राज्यों में विभक्त हो जाता है इसी के शासनकाल में, कलीमुल्लाह के शासनकाल में। और वो 5 राज्य कौन कौन थे? तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये 5 राज्यों में इनका पूरा बहमनी साम्राज्य विघटित हो जाता है, बंट जाता है।
बीजापुर सबसे अलग होने वाला राज्य है, सबसे पहले अलग होने वाला राज्य, जो 1489 में हो गया था। और यहाँ जिसने संस्थापक था, जिस वंश का यहाँ पे स्थापना हुआ था, उस वंश का नाम था आदिल शाही वंश। और जो स्थापक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जानेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे याद रखिएगा कि बहमानी साम्राज्य जब टूट के बना, तो बीजापुर बना, तो बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह नामक एक शासक था जिसने आदिल शाही वंश का स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो बीजापुर में। और कब किया था? तो 1489 ईस्वी में। अब देखिए 1489 में, और 1498 ईस्वी से ही फिर आना स्टार्ट हो जाएगा पुर्तगालियों का। पुर्तगाली यहाँ पे आएगा, फिर अंग्रेज आएगा, फिर ये सब में लड़ाई होगा, फिर यहीं पे यूसुफ आदिल शाह ये सब शामिल होगा। अब ये सबसे फिर गोवा ये सब छीनेगा यहाँ पे पुर्तगाली लोग। अगर आपको ये पूरा नहीं पता है कि कैसे होगा, तो ये आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये सब याद रखिएगा, तभी आपको फिर आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला जो राज्य है अहमदनगर, 1490 ईस्वी में अलग हुआ, 1490 में। और यहाँ पे जिसने अलग किया उनका नाम था मलिक अहमद। क्या नाम था? मलिक अहमद। और यहाँ जो वंश का स्थापना होगा उसका नाम था निजाम शाही वंश। और अगला जो राज्य है वह है बरार, और बरार भी अलग हुआ 1490 ईस्वी में। और यहाँ जो संस्थापक हुए हैं इमाद शाह। यहाँ पे संस्थापक कौन है? इमाद शाह। और यहाँ पे जो वंश है उसका नाम है इमाद शाही वंश। उसी प्रकार से गोलकुंडा अलग हुआ 1512 में। एक बार कोई अलग नहीं हुआ, सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। और इस प्रकार से जब गोलकुंडा अलग हुआ तो उस समय साल था 1512 ईस्वी का। और यहाँ पे जिसने अलग किया उसका नाम था कुली कुतुब शाह। इसलिए यहाँ पे जो आपको वंश मिलेगा उसका नाम है कुतुब शाही वंश। तो आपको गोलकुंडा में कौन सा वंश? तो कुतुब शाही वंश। संस्थापक कौन है? तो कुली कुतुब शाह। और बीदर सबसे अंत में अलग हुआ था। ये आप दो एकदम कंफर्म याद रखिएगा कि सबसे पहले अलग हुआ था बीजापुर, और सबसे अंत में अलग हुआ था बीदर। सबसे पहले 1489 में, और सबसे अंत में 1526 में। और 1527 तक शासक रहता है कलीमुल्ला। अब 1526 ईस्वी में बीदर जब अलग हुआ तो उस समय अलग करने वाले थे कौन? तो अमीर अली बरीद। इनका पूरा नाम क्या था? अमीर अली बरीद। और यहाँ पे जो वंश स्थापित करते हैं उसका नाम है बरीद शाही वंश। अमीर अली बरीद कौन सा वंश? तो बरीद शाही वंश। अंत में आप देखिए आदिल शाह, तो आदिल शाही वंश। सिर्फ एक को छोड़ाकर मलिक अहमद, निजाम शाही वंश। ठीक, तो यहाँ पे फिर कुली कुतुब शाह तो कुतुबी वंश, इमाद शाह तो इमाद शाही वंश, अमीर अली बरीद तो बरीद शाही वंश। इस प्रकार से जो बहमानी साम्राज्य है 5 राज्यों में विभक्त हो गया। और यहाँ से फिर क्या हुआ 5 राज्य के बाद? तो 5 राज्य के बाद फिर ये विभक्त होने के बाद क्या हुआ? तो 1547 ईस्वी में जो अहमदनगर बना था, अहमदनगर ने बरार को जीत लिया। अहमदनगर ने किसको जीत लिया? बरार को। और बीजापुर ने बीदर को जीत लिया। अब दो मिलके एक बन गया। अहमदनगर ने बरार को जीत लिया और बीजापुर ने बीदर को जीत लिया। अब कब जीता? तो 1618 से 19 के बीच में जीता था, और अपने साम्राज्य में मिला लिया। और शाहजहां, आगे आप पढ़िएगा मुगल साम्राज्य के बारे में, तो शाहजहां 1636 ईस्वी में आया और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर ने बरार को मिला लिया था, और ये अहमदनगर को कौन मिला लिया मुगल साम्राज्य में? तो शाहजहां मिला लिया। तो अहमदनगर और बरार तो पूरा साफ। आप बीजापुर और बीदर का यहाँ पे है। तो औरंगजेब आया और 1686 ईस्वी में बीजापुर को मिला लिया, और बीजापुर ने पहले ही बीदर को जीत लिया था। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 तो मिल गया। अब एक और बचा गोलकुंडा। तो गोलकुंडा कब? तो गोलकुंडा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया औरंगजेब ने। 1686 में मिलाया बीजापुर को, और 1687 में मिलाया गोलकुंडा को। अब 5 राज्य चल गया मुगल साम्राज्य में। और यहां से फिर अब मुगल साम्राज्य जब आप आगे पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बनाया जाएगा सूफी आंदोलन। क्योंकि जब यह पूरा दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उस समय कुछ सूफी संत भी आए थे, और वो अपना सूफीवाद को प्रचार प्रसार कर रहे थे। और कुछ महत्वपूर्ण सूफी संत भी हुए, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए, नागौरी साहब हुए। तो इनके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और फिर भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, सगुन भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, अलवार संत, नयनार संत, ये सब जानेंगे। और फिर आपको मुगल साम्राज्य चालू होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को देखकर अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और पीछे वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज ही इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।